तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर कैश और फर्नीचर दो चीज़ें जो है वो आपके इम्पैक्ट हो रही है सेकेंड ट्रांजेक्शन में। तो फर्नीचर बिजनेस के अंदर आ रहा है, अगर आपने फर्नीचर को परचेज किया है तो जो कि हमारे लिए होती है एसेट्स, और फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो फर्नीचर इंक्रीज़ हो रहा है उसका अकाउंट, और एसेट्स जब इंक्रीज़ होती तो अपन उसको क्या करते हैं, डेबिट। दूसरी तरफ क्योंकि किसी पर्सन का नाम नहीं है ना क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बारे में बोला है, तो कैश भी एसेट्स है, लेकिन कैश जब आप उसके बदले में देते हो तो एसेट्स आपकी डिक्रीज़ होती है, और एसेट्स जब डिक्रीज़ होती है तो अपन उसको जनरल एंट्री में क्या करते हैं, क्रेडिट। उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड। ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड है कि उन्होंने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पर अंशुल से। तो क्योंकि किसी पर्सन का नाम लिखा है और आपको बहुत क्लियरली मैंने बताया किसी पर्सन का नाम लिखा हो, तो दैट मीन्स कि वो ट्रांजेक्शन हमारा क्रेडिट है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में जब हम गुड्स किसी से परचेज करते हैं क्रेडिट पर तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर दो जो है वो आपके अकाउंट निकलेंगे। एक तो गुड्स परचेज करते हैं, तो गुड्स परचेज करना ही अकाउंटिंग में एक टर्म है जिसका नाम परचेज होता है, और दूसरा जो अंशुल है जो हमारा हो जाएगा CRS, शॉर्ट में इनफॉर्म आपके हो जाएगा इसके अंदर क्रेडिटर्स। तो पहली बात गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट निकलेगा। परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, और परचेज कर रहे हो तो एक्सपेंसेस होंगे इंक्रीज। और एक्सपेंसेस का क्या रूल था कि जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उनको डेबिट करते हैं, डिक्रीज होते हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं, तो इसको आप करोगे डेबिट। फिर अंशुल से परचेज किया है तो दूसरा अकाउंट जो है वो अंशुल का आएगा जो हमारा क्रेडिटर है, मीन्स लायबिलिटी। और क्योंकि हमने अंशुल से परचेज किया है तो हमारी बुक्स के अंदर अंशुल का बैलेंस जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे अंशुल से हम गुड्स खरीदते रहेंगे अंशुल का बैलेंस यानी क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ता रहेगा, और जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो अंशुल का बैलेंस जो है वो वापस आपका क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो अंशुल का बैलेंस बढ़ेगा, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो इस तरीके से बड़े इजीली हम जो है अपने ट्रांजेक्शन्स को समझ कर उनकी एंट्री बना सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि इसी अंशुल को आपने 2000 रुपीज़ दे दिया, तो देखिए अंशुल का बैलेंस कितना बाकी था, 6000, पर आप पेमेंट कितना कर रहे हो, 2000। इसको कहते हैं पार्ट पेमेंट, कि भाई आपका जितना ड्यू बैलेंस था उसमें से आपने एक पार्ट जो है वो पेमेंट के रूप में दिया है, तो दैट मीन्स कि वो पूरा पेमेंट नहीं हुआ, उसका केवल एक हिस्सा आपने जो है वो उसको दिया है। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा कि 6000 में से अगर आपने 2000 दिए तो आप ये नहीं मानेंगे कि भाई बाकी की जो 4000 रुपीज़ है वो देगा नहीं, या वो 4000 का आपका डिस्काउंट हो गया। तो इसके अंदर इस तरह से होता है कि अगर ये होता है कि मान लीजिए 6000 में आपने 5500 रुपीज़ जो है फुल सेटलमेंट में दिए, तो ऐसा हो सकता था कि 500 रुपीज़ जो है वो आपके क्या माने जा सकते हैं, डिस्काउंट। तो जब भी फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हो तो दैट मीन्स कि अब इसके बाद फ्यूचर में आप पेमेंट करोगे ही नहीं, तो वहाँ पर वो डिस्काउंट का जो है वो अकाउंट अलग से रेज्ड होता है। और अगर इस तरह की कोई लैंग्वेज हो कि ही बिकेम इंसॉल्वेंट, कि वो दिवालिया हो गया और फ्यूचर में अब पैसा देगा ही नहीं, तो वो बाकी की जो 4000 है वो आपके क्या होंगे, बैड डेब्ट्स। तो ये ऐसे ट्रिकी पार्ट्स जो है धीरे धीरे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो बेसिक रूल्स तो जो है वो रहेंगे ही, और उसके अंदर इस तरह की कुछ कंडीशंस, डिस्काउंट है, बैड डेब्ट्स है, तो ये चीज़ें उसके अंदर ऐड ऑन होगी। फिलहाल आप अंशुल को पेमेंट कर रहे हो तो आप सोचोगे कि भी अंशुल को पेमेंट करना है तो उसके ट्रांजेक्शन के दो पार्ट कौन होंगे, एक तो खुद अंशुल जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, और दूसरा होगा कैश। तो कैश के ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा आएंगे, और कैश में आप बिल्कुल फिर धीरे धीरे एकदम फ्लुएंसी से आपको पता लगेगा कि कैश है, बढ़ेगी बिजनेस में, एसेट बढ़ रही है तो डेबिट कर दो, और जब आप पेमेंट कर रहे हो तब उसको क्या करोगे, क्रेडिट। तो एंट्री का अगर एक हिस्सा आपको बहुत जल्दी इजीली कॉन्फिडेंस से समझ में आएगा तो दूसरा फिर आप जो है उसके अंदर अपोजिट साइड में लिख ही देंगे। जैसे कैश डेबिट किया है तो अंशुल क्रेडिट हो जाएगा, या अंशुल को आपने डेबिट किया है तो कैश डेफिनेटली फिर क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक हिस्सा भी अगर आप सही एकदम एग्जैक्ट कॉन्फिडेंस के साथ डेबिट या क्रेडिट कर दोगे तो दूसरा हिस्सा जो बचेगा उसको आप जो है दूसरी साइड के अंदर लिख सकते हो। तो यहाँ पर अंशुल को, क्रेडिटर्स को आप पेमेंट कर रहे हो, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो हमारी जो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। और लायबिलिटी का रूल ये है कि लायबिलिटी जब बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज़ होगी तो अपन उसको क्या करेंगे, डेबिट। अभी इसके बाद नेक्स्ट, अंशुल को आप पेमेंट कर रहे हो कैश में, तो दूसरा अकाउंट निकलेगा कैश का। कैश हमारे लिए एसेट्स है, और पेमेंट करने पर कैश भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और कैश अगर एसेट्स है डिक्रीज़ होगी, तो एसेट जब डिक्रीज़ होती तो अपन जनरल एंट्री में उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। अगला ट्रांजेक्शन, अगले दो ट्रांजेक्शन जो है इस क्वेश्चन में सिमिलर है
कि रेंट पेड की है उसके क्लर्क को, और आपने जो है सैलरी पेड की है क्लर्क को और एक रेंट पेड किया है आपने, तो दोनों ट्रांजेक्शन सेम है, दोनों के अंदर जो है सैलरी और रेंट जो है बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस होने के कारण ये एक्सपेंसेस जैसे जैसे पेमेंट करेंगे इनका अकाउंट बढ़ेगा, और जब अकाउंट बढ़ेगा तो इनको अपन एंट्री के अंदर क्या करेंगे, डेबिट। और दूसरी तरफ क्योंकि पेड वर्ड लिखा है दोनों में, तो इसका मतलब कि आपने डेफिनेटली उसका पेमेंट कर दिया। और बहुत बार मैं ये बता चुका हूँ कि एक्सपेंसेस और इनकम ऑलवेज टुगेदर विथ कैश। यहाँ पर भले ही ये क्लर्क लिखा हुआ वर्ड है और क्लर्क की जगह मान लीजिए ये भी लिखा होता कि सैलरी पेड टू राम, तो भी वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं माना जाता, क्योंकि जब आपने सैलरी पे कर दी तो वो नॉन कैश आइटम या क्रेडिट में होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैं इन दोनों आइटम्स को 5 और 6 दोनों एक साथ बता देता हूँ, क्योंकि दोनों में एक ही वैरायटी है कि भाई सैलरी पे की या रेंट पे किया, ये दोनों ही आपके एक्सपेंसेस हैं। और जब आप इनका पेमेंट करोगे तो इनका अकाउंट जो है बैलेंस बढ़ेगा, बिकॉज आप जैसे जैसे सैलरी का पेमेंट करोगे जितनी बार सैलरी का बैलेंस आपका क्या होगा, बढ़ता रहेगा। जैसे 10,000 दिए, फिर 10 और दिए तो 20, फिर 10 और दिए तो 30। तो जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाओगे सैलरी का बैलेंस आपका जो है वो क्या होता है, बढ़ता चला जाएगा। और जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तब अपन उसको डेबिट करेंगे। देन उसके बाद दूसरा इसका साइड होगा कैश। कैश हमारी एसेट्स होती है, जब पेमेंट करेंगे तो कैश डिक्रीज होगी, और एसेट्स अगर डिक्रीज होती है तो एंट्री में अपन उसको क्या करने वाले हैं, क्रेडिट। देन लास्ट आपको इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट मिला है तो इंटरेस्ट जो है आपको मिला और वो मिलेगा कैश में, तो दो अकाउंट निकलेंगे, एक तो आपका इसमें अकाउंट निकलेगा इंटरेस्ट का और दूसरा निकलेगा कैश। अब क्योंकि इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है तो इंटरेस्ट रेवेन्यू होगी, और इंटरेस्ट अकाउंट भी इंटरेस्ट मिलने के कारण इंक्रीज होगा। कैश के रूप में इंटरेस्ट मिला है, जो हमारी कैश एसेट्स होती है, और कैश मिलेगी तो वो भी इंक्रीज होगी। अब जब रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो जनरल एंट्री में उसको क्या करते हैं, क्रेडिट, और डिक्रीज होती तो अपन उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो इंटरेस्ट अगर रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, कैश उसमें मिल रही है जो हमारी एसेट्स है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। और आपने देखा कि बहुत ही ज़्यादा जो है कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत इजीली आप अपने ट्रांजेक्शन्स की जनरल एंट्रीज को बना सकते हैं। अभी इसके बाद अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी मैं आपको एक बार क्वेश्चन जो है वो करके बता देता हूँ। और इसके अंदर वैसे एक टी फॉर्मेट करके भी पूछा है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया पहले भी कि वो मैं आपको एक बार आप जनरल एंट्री सीख जाएं, उसके बाद मैं आपको टी फॉर्मेट जो है वो बता दूंगा। और ये जो लेसन नंबर आपका 6 जो है, इसमें बेसिकली सिर्फ डेबिट क्रेडिट करने की बात है, इसके अंदर जनरल एंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि जनरल एंट्रीज़ जो है उसको सीखने के लिए आपका अलग से एक और लेसन भी है जनरल एंट्रीज़ वाला, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स और एडजस्टमेंट जो भी होते हैं वो बताए गए। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी इस बुक में है लेसन 6 के अंदर, वो मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें टी फॉर्मेट पूछा है तो इसीलिए इसके अंदर एक ही अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पूछी है। और इसमें दो ट्रांजेक्शन एक जैसे है, जैसे मशीन परचेज की और मशीन परचेज की, मशीन सोल्ड की या मशीन को हटा दिया, तो ये दो पेयर्स के अंदर क्वेश्चन नंबर है। तो मैं 2 पॉइंट एक साथ होने के कारण दोनों का आंसर एक जैसा रहेगा। जैसे कि इसका पॉइंट नंबर 1 और 3 दोनों सिमिलर है। मशीन परचेज की है 40,000 की और मशीन परचेज की है 8,000 की। अब अगर मशीन परचेज करते हैं तो अगर अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से अगर आप सोचो तो आपने क्या सीखा है कि जब मशीन खरीदते हैं तो बिजनेस के अंदर मशीन तो इंक्रीज होती है और उसके बदले हम क्या देते हैं, कैश, क्योंकि यहाँ किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा है ना यहाँ पे क्रेडिट लिखा है। तो दैट मीन्स कि मशीन के परचेज करने पर मशीनरी अकाउंट निकलेगी एक तो आपकी, और सेकंड आपका निकलेगा कैश। मशीन भी आपकी एसेट्स है, कैश भी आपकी एसेट्स है। मशीन परचेज करेंगे तो मशीन इंक्रीज होगी और कैश पेमेंट करने पर कैश आपकी डिक्रीज होगी। एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है और एसेट्स अगर डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होगी। सेकंड पॉइंट। अब जो पॉइंट नंबर आपका सेकंड और फोर्थ है वो आपका सेम है, पॉइंट सेकंड और पॉइंट फोर्थ, इन दोनों में ही आपने अपने मशीन को क्या किया है, सेल किया है। एक में लिखा है प्रॉपर सोल्ड और एक में लिखा है डिस्कार्डेड। तो देखिए सोल्ड का मतलब तो आपको पता ही है कि मशीन हमने सेल कर दी। डिस्कार्डेड का मतलब ये होता है कि कई बार बिजनेस में ऐसा रहता है कि मशीन आपकी ठीक ठाक भी है या कुछ थोड़ी बहुत मान लीजिए प्रॉब्लम जनरेट कर रही है तो हम उसको हटा देते हैं बिजनेस में से। और कई बार ऐसा भी होता है कि मशीन आउट ऑफ फैशन हो जाती है
और उसका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में चल ही नहीं रहा है, तो मशीन तो बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में है लेकिन फिर भी हमको उसको रिजेक्ट करना पड़ता है। आपने देखा होगा ये डिस्कार्डेड वर्ड आप जो मोबाइल यूज़ करते हो, तो जब भी अपन कुछ चीज़ को सेव कर रहे होते हैं तो अगर सेव नहीं करते हैं तो वहाँ लिखा होता है डिस्कार्डेड, मतलब कि हम इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन में मशीन बिजनेस से चली जाएगी और उसके बदले इसको बेचने से हमको 10,000 मिल रहे हैं और डिस्कार्डेड करने पर अपन को 14,000 मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि दोनों से हमको जो अमाउंट मिल रहा है वो कैश के रूप में मिलेगा। तो इस ट्रांजेक्शन में दो चीज़ें आएगी कि भाई कैश जो हमारी एसेट्स हैं, और क्योंकि बेच रहे हैं तो कैश इंक्रीज़ होगी और कैश एसेट्स इंक्रीज़ होने पे डेबिट होती है। और मशीन तो मशीनरी वो भी हमारी एसेट्स है, लेकिन क्योंकि मशीन बेच रहे हैं तो मशीन आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी और डिक्रीज़ होने के कारण फिर जनरल एंट्री में अपन उसको जो है वो क्या करेंगे, एसेट डिक्रीज़ होने पे क्या होती है, क्रेडिट। एंड द लास्ट ट्रांजेक्शन नंबर 5, डेप्रिसिएशन लगाना है मशीन पर। तो आपको अच्छे से पता हो, बेसिक टर्म्स में मैंने आपको बताया है कि भाई मशीन पर या कोई भी फिक्स एसेट जिसको अपन यूज़ में लेते हैं तो यूज़ में लेने के कारण वो उसकी जो वैल्यू होती है वो डेप्रिशिएट यानी कि कम होती रहती है, और टाइम जैसे जैसे स्पेंड होता है उसके साथ भी जो है एसेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। जैसे अगर आप कोई कार अगर खरीद कर घर में रख देते हैं तो भी वो मॉडल के हिसाब से अगर 5 साल पुरानी है तो उसका वैल्यूशन उसी हिसाब से होगा, चाहे आपने उसको बहुत ही कम चलाया हो या नहीं भी चलाया हो तो भी। लेकिन अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे उसको तो फिर उसका टाइम और यूज़ दोनों चीज़ें जो है वो कंसिडर होती है। तो कोई भी एसेट्स अपन यूज़ करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो जाती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, डेप्रिशिएशन। और डेप्रिशिएशन बिजनेस के लिए क्या होता है, आपका एक्सपेंस होता है, और जिस एसेट्स के ऊपर डेप्रिशिएशन लगता है उसकी वैल्यू सही निकालने के लिए उसमें से डेप्रिशिएशन घटाना आपका बिल्कुल ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपके दो अकाउंट इसके अंदर जो है रेज्ड होंगे, एक तो खुद डेप्रिशिएशन जो एक्सपेंस है, और जब अपन एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं तो एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज़ होते हैं, और एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तब अपन जनरल एंट्री में उसको करेंगे डेबिट। फिर मशीन दूसरी जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं वो एसेट्स है, और एसेट्स पर जब डेप्रिसिएशन लगता है तो उससे आपकी एसेट डिक्रीज़ होती है, और डिक्रीज़ होने के कारण एसेट जब डिक्रीज़ करेंगे तब अपन उसको क्या करेंगे एसेट्स को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन इस लेसन के हो गए हैं, और बचे हुए 2-3 क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कंप्लीट करा देंगे, और फिर उसके बाद जनरल एंट्री वाला जो लेसन है वो स्टार्ट कर देंगे। और आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो तो मैंने बार बार बोला है, फ़िलहाल रिप्लाई किसी से मिला नहीं मुझे एक बार भी, कि भाई किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर सब आपको जो ऐसे चैनल पे लिखा मिला है तो आप वहाँ पर देख कर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें इस लेसन के बचे हुए क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, जिससे ये लेसन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।